नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ाकू फैक्ट्री में। और मैं हूँ वर्षा बंसोड़े लांजेवाल। हम पढ़ रहे हैं कृष्ण खटवानी की लिखित उपन्यास स्मृति एक प्रेम की। तो चलिए पढ़ते हैं स्मृति एक प्रेम की का 5वां भाग। रात के खाने के बाद हम मकान की छत पर बैठे बातें कर रहे थे। बात बात में मैंने कहा था, न जाने क्यों मैं देवव्रत के स्वभाव को समझ नहीं सका हूँ। तब तक हमारी बातें दो मित्रों की बातों से हो रही थी। लगभग पौन घंटा हमें बातें करते हो गया था। उस दिन मैं मद्रास के कुछ हिस्सों में अकेला गया था। मैं नंदिनी को अपने अनुभव बता रहा था। भाषा में भेद होने के कारण कभी कभी ऐसे विचित्र अनुभव होते थे जिसके बारे में सुनकर नंदिनी हंस कर लोटपोट हो जाती थी। उस दिन मैं किसी होटल में गया था और बैरे को सही सही नहीं समझा सकने के कारण अधभूखा ही लौट आया था। फिर अचानक ही बीच में देवव्रत कैसे आ गया यह पता न लगा था, परंतु जब कभी हम दोनों के बीच वह आया था, हमारे बीच तनाव पैदा हो गया था। उस रात नंदिनी ने कुछ जोश में आकर कहा था, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे लगता है कि वह जो भीतर है सो बाहर नहीं है और जो बाहर है सो भीतर नहीं है। कुछ लोगों को अभिनय में बड़ा ही मज़ा आता है और वे जीवन में रंगमंच का सा अभिनय करते हैं। वे जब कभी किसी महफिल में होते हैं तो उनका एकमात्र उद्देश्य होता है दूसरे लोगों पर अपना प्रभाव डालना। वे सदा अपना कृत्रिम रूप बनाए रखने की कोशिश करते हैं। अंधेरे में भी मैंने अनुभव किया था नंदिनी का मुंह गुस्से से लाल हो गया था। वह कहने के लिए कुछ शब्द ढूंढ रही थी, पर उसे वे शब्द नहीं मिल पा रहे थे। मैंने जाना मैंने अनजाने में भूल की थी। जिस मनस्थिति में वह थी उसमें वह ऐसी बातें सह नहीं सकती थी। स्त्री कितनी भी बुद्धिमती हो, कितनी भी साहसी हो, परंतु जीवन के ऐसे अवसरों पर जब वह किसी पुरुष को चाहने लगती है वह सब कुछ भुला बैठती है। वास्तव में ऐसे अवसरों पर वह अपनी स्वामिनी स्वयं नहीं होती, बेबस कठपुतली की तरह चलती है और उसे चलाने वाला होता है वह पुरुष जिसे वह उस समय भगवान से किसी प्रकार कम नहीं समझती है। और हम दोनों भी उस उम्र में थे जब बुद्धि नहीं, भावना ही हवा बनकर जीवन नैया के पाल का निर्देशन करती थी। वह कुछ देर तक चुप रही और फिर बिना कुछ कहे उठकर नीचे चली गई थी। सुबह को भी नंदिनी का गुस्सा कम नहीं हुआ था। मुझे उसके हाथों की बनी कॉफ़ी भी नहीं मिली थी। उसके बदले मिली थी मुझे शरबत की तरह मीठी कॉफ़ी जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। वह मेरे सामने आने से भी कतरा रही थी। ऐसा लगता था जैसे वह मेरा अपमान करने के लिए कटिबद्ध हो। एक दो बार मैंने उससे बातें करने की कोशिश की थी, परंतु उसने पूरा जवाब नहीं दिया था। मैं जलपान करके अड्यार की थियोसॉफिकल सोसाइटी की ओर चल दिया था। मैं कुछ देर तक वहाँ बरगद के पेड़ तले बैठा रहा था। कहते हैं बरगद का वह पेड़ सैकड़ों साल पुराना है। चारों ओर हरियाली थी और ठंडी हवा थी। कभी कभी ऊंचे पेड़ से पत्ते गिरकर गोल गोल घूमते हुए नीचे मैदान में आ पड़ते थे। वहाँ से उठकर मैं लाइब्रेरी गया था। वहाँ अगरबत्तियाँ जल रही थीं और चारों ओर सुगंध फैली हुई थी। मैं नई आई हुई पुस्तकों की अलमारी में पुस्तकें देखने लगा था। कांगड़ा की मिनिएचर पेंटिंग पर एक पुस्तक लेकर खिड़की के पास कुर्सी पर जा बैठा था। कांगड़ा के उन छोटे चित्रों ने मुझे सदा ही आकर्षित किया है, विशेषकर प्रेम विषय के चित्रों ने। वे चित्र छोटी कविताएं हैं। उनमें उस पहाड़ी प्रदेश की समूची सुंदरता भरी हुई है। फिर भी उनका मुख्य विषय मानव ही है। मानव की भावनाएं, मानव का एक दूसरे के प्रति आकर्षण, कोलाहल में संगीत खोजने की अभिलाषा इन चित्रों की प्रेरक शक्ति रही है।
मैं चित्र देखने और उसके साथ दी गई कविताएं पढ़ने लगा था। सभी कविताएं संयोग के सुख और वियोग के दुख पर लिखी थी। कभी कभी खिड़की के बाहर बाग में हवा का झोंका आता था और सभी पेड़ पौधे जाग उठते थे। चारों ओर एक संगीत फैल जाता था, लेकिन कुछ क्षणों के लिए, फिर वही शांति। समय कैसे बीत रहा था मुझे पता न लगा था। मैं केवल एक बार पानी पीने के लिए उठा था। शाम हो रही थी। सामने लाइब्रेरियन आ खड़ी हुई थी। उसकी आंखों में काजल बहुत ज्यादा था और उसके माथे पर तिलक भी बड़ा था। लाइब्रेरी बंद होने का समय हो गया है। मैंने एक लंबी सांस ली थी। अपनों से बिछड़ने का कितना बड़ा दुख होता है। कॉलेज के हॉस्टल के द्वार के पास पलाश का एक पेड़ था। पलाश से लाल फूल झड़ते थे। मैं जब भी कभी वहां से गुजरता था, वहीं क्षण भर के लिए रुक जाता था। चारों ओर फैली हुई हरियाली में लाल फूल खूब चमकते थे और मैं जब कभी ग्रीष्मावकाश में घर चला जाता था और उस पेड़ से विदाई लेता था, तो मेरा दिल भर आता था। वह पेड़ सर ऊंचा किए खड़ा रहता था और मैं सर झुका लेता था। लाइब्रेरी की खिड़कियां बंद होने की आवाज़ ने मुझे जगाया था। मैंने पुस्तक काउंटर पर लौटा दी थी और मुंह फेर कर घर की ओर चल दिया था। अब लाइब्रेरी में अगरबत्तियों की खुशबू न थी। चारों ओर एक अजीब अकेलापन फैला था। घर में घुसते ही सामने नंदिनी मिली थी। ऐसा लगता था वह मेरा बाट जोड़ रही थी। गुस्से से बोली थी, सारा दिन कहाँ थे? मैं उसके चेहरे पर गुस्सा देखकर हंस दिया था। वह अधिक क्रुद्ध हुई थी। मैंने गलती की। मैंने तुम्हें महीना भर यहाँ रहने के लिए निमंत्रण दिया। मैं कल ही सामान बांधकर वापस चला जाऊंगा। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। नंदिनी कुछ देर शांत भाव से मेरी ओर देखती रही थी। तुम बिना बताए कहाँ चले गए थे? दोपहर में खाने के समय भी नहीं आए। पहले उसकी आवाज कुपित थी, फिर वह रुआसी हो गई थी। तुम मेरा अपमान करना क्यों चाहते हो? भाभी क्या सोचती होंगी? सच कह रहा हूं नंदिनी, मैं तुम्हारा अपमान सपने में भी नहीं सोच सकता। मैं अड्यार लाइब्रेरी गया था। वहां मुझे एक पुस्तक इतनी अच्छी लगी कि समय का भान नहीं रहा। वह कुछ विश्वास, कुछ अविश्वास की निगाहों से मेरी ओर देखती रही थी। फिर आवाज में अपमान लिए हुए बोली थी, तुम हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलो, मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ। मैं अपनी प्रिय कॉफी पीने लगा। नंदिनी कपड़े बदलने के लिए चली गई थी। जब वह लौटी थी तो वह पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने शरीर और कपड़ों में पहले से कहीं ज़्यादा ध्यान दिया था। उसने कहा था, चलो समुद्र तट पर से हो आए। हम कुछ देर तक खामोश चलते रहे, फिर वही बातें करने लगे थे। शीघ्र ही रात वाला तनाव गुम हो गया था। हम भूल गए थे कि रात को हमारे बीच कोई अप्रिय बात हुई थी। मुझे रेत में से एक सीप मिली थी। जैसे ही मैंने उस सीप को खोला तो उसमें से एक जीव बाहर मुंह निकाल कर देखने लगा था। मैंने नंदिनी के हाथ में वह सीप दे दी थी। उसने मुस्कुरा कर मुझे देखा था। बातें करते करते हम काफी दूर निकल गए थे और थककर रेत के एक दर्रे पर बैठ गए थे। मैं अलस भाव से नंदिनी की ओर देख रहा था कि नंदिनी ने एकाएक मेरी ओर अपना हाथ बढ़ाया था। मैंने वहाँ क्या देखा था मैं समझा न सकूंगा। मेरा दिल जैसे चिल्ला उठा था, परंतु नंदिनी ने उसका उल्टा ही अर्थ लगाया था। बात करते समय मुझे देव याद तक न था। मैंने बेहद पीड़ा से कहा था, नंदिनी तुम अपने दिल में झांक कर देखो, क्या मैं इतना गिरा हुआ हूँ
कि तुम्हारा सुख सह नहीं सकूंगा? नहीं, मैं इस जीवन में ऐसा नीच नहीं हो सकता। कुछ देखकर ही मेरा दिल चिल्ला उठा था। मैंने तो केवल उस भाव को व्यक्त किया था। नंदनी ने अपनी भूल महसूस की थी, पर उस शाम का मजा किरकिरा हो गया था। ढलते हुए सूरज की रोशनी में उसका मुख स्वर्ण वर्ण हो आया था। वह ढलते हुए सूरज की ओर देख रही थी। उस दृश्य से हमने सदा प्रेम किया था। जब सूरज ढलने को होता था तो हम खामोश हो जाते थे। एक दूसरे से अलग बैठे हम पश्चिम की ओर निहारा करते थे। हमारा अस्तित्व उस हल्की गर्मी में गलकर सोना हो जाता था। ऐसा लगता था कि यदि इस जीवन का अंत मृत्यु ही है तो वह आज क्यों नहीं आती। ऐसा लगता था कि हम उस हृदय स्पर्शी शांति में खो जाएं। एक दिन बैठे बैठे ही नंदिनी ने कहा था, मेरा जी कर रहा है मैं इस सूरज को बच्चे की नाई गोद में बिठाकर खेल खिलाऊं। मैंने हंसकर उत्तर दिया था, यह एक नारी के मां बनने की अनादि इच्छा है। वह मेरी गोद में मुंह छिपाकर रो उठी थी। रोती क्यों हो पगली? आज रोने का जी कर रहा है। जब सूर्यास्त हो जाता था और अंधेरा हमें अपनी बाहों में घेर लेता था तो हम एक लंबी सांस लेकर उठ खड़े होते थे। जीवन लुका छुपी का खेल है। इसमें हमारा मनमोहक खो जाता है और फिर मानव का हृदय भी कभी हंसना चाहता है, कभी रोना। परंतु उस संध्या को हमने सूर्यास्त भी नहीं देखा था। हम उठ खड़े हुए थे। हमारे बीच में कुछ कदमों का फासला था और हम उस भूरे रेत पर भारी कदमों से चल रहे थे। मैं नंदिनी के बारे में सोच रहा था। दिलों के ये रिश्ते नाते भी अजीब हैं। नंदिनी मेरे इतने पास होते हुए भी कितनी दूर थी। वह कभी कभी दीपक लेकर मेरे मन मंदिर में आती थी, परंतु कभी कभी आज की तरह ही वह दीपक किसी निर्दय हवा के झोंके से बुझ जाता था। फिर वही अंधेरा, फिर वही तड़प, प्यास और अकेलापन। रेत पार कर हम पक्के रास्ते पर आ गए थे। रास्ते की दोनों ओर ऊंचे पेड़ थे। उनके बीच कोलतार का रास्ता एक लंबी नहर की तरह था। मैं जब कभी उस रास्ते पर पहुंचता था तो मेरा शरीर दौड़ने के लिए उछलता था। जब कभी दीपा और रितु दोनों साथ होती थी तो दीपा दौड़ती और मैं भी दौड़कर उसे पकड़ने की कोशिश करता था। उस संध्या को उस रास्ते पर पहुंचकर मैंने कहा, नंदिनी तुम दौड़ो तो मैं तुम्हें पकड़ूं। नंदिनी ने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा था और कहा था, नहीं आज नहीं। फिर उसने अपनी साड़ी का पल्लू संभाला था। उस मुस्कुराहट ने हमारे बीच की दूरी पाट दी थी। वह मेरे पास आकर साथ साथ चलने लगी थी। हम दोनों ओर खड़े पेड़ों की चोटियों की ओर देखने लगे थे। वे चोटियां आकाश को छूने की कोशिश कर रही थी, हवा में मस्त होकर झूल रही थी। मैं कब केन की कुर्सी पर से उठकर बालकनी की रेलिंग पर जा खड़ा हुआ था, मुझे इसका भान न था। दूर समुद्र की ओर देखते हुए मेरी विचारधारा अतीत में खो गई थी। मुझे लगा कोई मेरे पीछे आ खड़ा हुआ है। मैंने मुड़कर देखा, वह नंदिनी थी। उसकी एक बाह पर कुर्ता पैजामा और तौलिया था। वह नजर गड़ाए मेरी ओर देख रही थी। तुम इस तरह मूर्ति बनी क्यों खड़ी हो? मैं तुम्हारा ध्यान भंग नहीं करना चाहती थी। तुम शायद यादों में खोए हुए थे। नंदिनी, मैं उन दिनों की यादों में खोया था जो दिन मैंने तुम्हारे घर में रहकर मद्रास में बिताए थे।
वह शांत और अचल खड़ी थी, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो, समझा ही ना हो। क्या तुम्हें समुद्र का वह किनारा, मटमैला आसमान, काला नरम रेत, हमारा रूठना, फिर वही दोस्त बनना याद है? वह सिर्फ मुस्कुरा दी। उसने अपनी गहरी काली आंख मुझ में गड़ा दी थी। मुझे आश्चर्य हुआ। 15 साल पहले भी मैंने वे आंखें देखी थी। वही आंखें, वही भाव, वही गहराई, और उनमें कुछ देने और कुछ लेने की वही तमन्ना थी। क्या हम दुनिया में बदल कर भी नहीं बदलते? अपने को संभालने की कोशिश में नंदनी अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करने लगी। मेरी निगाह उसके माथे पर पड़ी। मुझे उसका माथा बहुत भाता था, चौड़ा और सुंदर माथा। पढ़ाई में वह कक्षा की सभी लड़कियों से ज्यादा होशियार थी। सक्रिय, उत्तरदायित्वपूर्ण, कॉलेज के सभी कामों में हिस्सा लेती थी। मैं सदा स्कूल में अपनी कक्षा में अंग्रेजी विषय में प्रथम आता था और मुझे अपनी अंग्रेजी पर बड़ा गर्व था। परंतु कॉलेज के पहले साल में ही सत्र समाप्ति की परीक्षा में नंदनी अंग्रेजी में प्रथम आई थी। कुछ क्षणों के लिए मुझे उससे ईर्ष्या हुई थी, परंतु जब मेरी नज़र उसके माथे पर जा पड़ी थी तो वह ईर्ष्या लुप्त हो गई थी। तुम्हें यह बार बार क्या हो रहा है? तुम मुझे यूं क्यों देख रहे हो? मैंने मुस्कुराकर कहा था, तुम्हारा माथा देख रहा हूं। तुम्हें पता है, मैं इसे बहुत चाहता था। मैं समझती थी कि पुरुष कुछ भी याद नहीं रखते, जीवन के प्रत्येक विगत पल को भुलाकर आगे बढ़ते जाते हैं। यह वाक्य उसने मेरी ओर बिना देखे कहा था और फिर मेरे उत्तर को रोकने के लिए उसने जल्दी से जोड़ दिया था, जाओ बेडरूम में जाकर कपड़े बदलो। मैं उसके कहने पर कपड़े बदलने के लिए तैयार हो गया था, परंतु मुझे यह पता नहीं था कि मुझे उसके बेडरूम में जाकर कपड़े बदलने होंगे। मुझे लगा नंदिनी के बेडरूम में जाने के लिए मेरा मन तैयार न था। देखा जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। फ्लैट के एक कमरे से दूसरे कमरे में ही जाना था, लेकिन मन के रूप निराले हैं। मैंने उत्तर दिया, नहीं, फिलहाल मैं इन कपड़ों में आराम से हूँ। ज़रूरत महसूस होगी तो कपड़े बदलूंगा। उसने आश्चर्य से मुझे देखा, लेकिन कोई जिद नहीं की। वह अपनी बाह पर टंगे कपड़े भीतर रख गई। बालकनी में एक और गमलों की कतार थी। 2-3 गमलों में बड़े बड़े पीले फूल महक रहे थे। वे कुछ ढेलिया की तरह लग रहे थे। क्या अब भी तुम्हें पीले फूल अच्छे लगते हैं? आश्चर्य की बात यह है कि लड्डू को भी पीले फूल अच्छे लगते हैं। वह दूसरा कोई फूल कमरे में रखने ही नहीं देती। फिर जरा रुककर बोली, लड्डू मेरी बिटिया। मैंने कहा, वह भी तुम्हारी तरह होगी। तुम खुद देखना। भला मुझे अनिल के बारे में कुछ बताओ। वह भी शाम को तुमसे मिलेगा। मैंने सुना है तुम्हारी अपनी कोठी में गुलाब का सुंदर उपवन है। तुमने कई प्रकार के गुलाब लगाए हैं। मैंने जैसे बेहद थकावट से कहा, लगाए थे, बड़े चाव और बचाव से, परंतु अब इनकी देखभाल एक माली करता है। मैं शायद ही कभी जाता हूँ। मेरी आवाज़ में न जाने ऐसा क्या था कि नंदनी ने अपनी आंखें उठाकर मेरी ओर देखा। क्या हुआ है तुम्हें? तुम कुछ थके थके से लग रहे हो। मैं कुछ देर के लिए शांत रहा।
तुम्हें याद है नंदनी, कॉलेज में हम कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे। हमारे पास कई सुंदर सपने थे। क्या यह दुनिया इतनी सुंदर है जितनी हम समझते थे? क्या दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें वह सब कुछ मिलता है जो वे चाहते हैं? नहीं, मुझे गलत ना समझो नंदिनी, मैं दुखी नहीं हूँ। मेरे पास वह सब कुछ है जो साधारण लोग चाहते हैं। सुंदर पत्नी, सुशील बच्चे, कोठी है, कार है, नौकर चाकर हैं, खर्च करने के लिए पैसे हैं, पर मैं सुखी भी नहीं हूँ। न जाने मेरे पास क्या कमी है। कभी लगता है मेरा जीवन मेरा नहीं है, मैं एक यंत्र बन गया हूँ। मैं चुप हो गया था। नंदनी कुछ नहीं बोली, वह भी चुपचाप मेरी ओर देखती रही। तुम्हें जीवन ने क्या सिखाया नंदनी? नंदनी मुस्काई। मुझे यह सब सोचने की फुर्सत कहाँ है। बम्बई में नौकर मिलना कितना मुश्किल है, और अगर मिलते भी हैं तो बड़े महंगे हैं। मेरा आधा दिन रसोई घर में निकल जाता है, उसके बाद कई काम होते हैं। लट्टू को स्कूल छोड़कर आती हूँ, स्कूल से ले आती हूँ, घर की सफाई, खान पान का सामान लाना, ये सभी काम मुझे ही करने पड़ते हैं। फिर सोचने का समय कहाँ मिलता है, और सोचूं भी तो क्यों? लेकिन तुम इस तरह मेरी ओर हैरत से क्यों देख रहे हो? मुझे वह नंदनी याद आ गई थी जो मैंने कॉलेज में देखी थी। बहुत ही भावुक, सदा संघर्ष करने के लिए तत्पर, न जाने किस चीज की तलाश में, सैकड़ों सपनों की मालकिन। नंदनी नीचे फर्श की ओर देख रही थी। तुम आज अतीत को इतना क्यों याद कर रहे हो? न जाने क्यों, परंतु आज सुबह से ही, जब से मैं तुम्हारे यहाँ आने की तैयारी करता रहा हूँ, तो अतीत मेरे सामने कई रूपों में आकर खड़ा होता रहा है। कभी तो ऐसा लगता है कि अतीत मेरा न था, किसी और का था। मैंने जरा रुककर कहा था, इतने साल मुझे मालूम भी न था कि मुझे ये सब बातें इस तरह याद हैं, परंतु आज मेरी आंखों के सामने यह सब इतना स्पष्ट है कि मुझे स्वयं विश्वास नहीं होता कि यह सब इतने साल पहले हुआ था। तुम्हें याद है, हमने रविन्द्रनाथ ठाकुर की एक कविता साथ साथ पढ़ी थी, जिसमें वे कहते हैं, मानव प्रतिदिन नया जन्म लेता है, परंतु नया जन्म लेकर भी वह पिछले जन्मों को भुला नहीं पाता। सत्येन और नंदनी अपने जीवन साथी का साथ पाकर भी अतीत के प्रेम को भुला नहीं पाए हैं। सत्येन कुछ व्यक्त, कुछ क्रांतिकारी रूप से अतीत को याद कर रहा है, वहीं नंदनी समझौते के भाव से उस अतीत की याद को दबाना चाह रही है। इनकी कहानी आगे क्या मोड़ लेती है, जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय भारत।